तो सुबह से न्यूज 24 का पंजाब समिट देख रहे हैं आप। हम चंडीगढ़ में हैं। बेहद खूबसूरत, बेहद साफ सुथरा, करीने से सजाया हुआ शहर है। यहीं से पंजाब सरकार चलती है और पंजाब सरकार के तमाम बड़े चेहरे आज इस मंच पर हमारे साथ थे भी, होंगे भी। वित्त मंत्री जा चुके हैं, भगवंत मान मुख्यमंत्री आने वाले हैं और कैबिनेट का एक बेहद इंपॉर्टेंट चेहरा बड़ी जिम्मेदारियों के साथ मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर अमन अरोड़ा जुड़ रहे हैं और एक और बड़ी जिम्मेदारी इनके पास है। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी के, जिस पार्टी की सरकार है। अमन जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी, आपका भी, चैनल का भी और सभी व्यूअर्स का भी इस बहुत ही खूबसूरत कॉन्क्लेव के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, लेकिन चुनाव हालांकि बहुत दूर है, अभी तकरीबन 10 महीने का वक्त है, पर 5 साल का रिपोर्ट कार्ड अभी जनता को सौंपने का वक्त है, जाना है जनता के बीच। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इस 4.5 साल के वक्फे में पंजाब सरकार ने किए, भगवंत मान सरकार ने की, और जो आपको लगता है कि एक मैच विनर फैक्टर के तौर पर आपके लिए बिल्डअप करने का काम करेगा? देखिए, सारी मैच विनर फैक्टर्स हैं जी, क्योंकि जहां आज की डेट में पिछले लंबे समय से लोगों को ये लगने लग चुका था कि कोई भी सरकार आती है झूठे वादे करके, जुमले छोड़ के, और वादे पूरे करती नहीं है। वहीं पे हमारी सरकार ने 5 गारंटीज दी थी, पांचों की पांचों पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा बताते भी जाइए कौन कौन सी। नहीं, सारी वहीं से मुझे काउंटर क्वेश्चन भी मिलेंगे। सारी की सारी। एक तो हेल्थ और एजुकेशन को हमने उसमें बड़े बदलाव करने थे, वो बड़ा सुधार हुआ है उसके ऊपर। जितने हमारे जो नौजवान जो शहीद होते हैं, पुलिसकर्मी या आर्म्ड फोर्सेस के, उनको 1 करोड़ रुपया देने का अगर शहादत हो जाती है तो वो देने का वायदा था, वो पहले दिन ही पूरा कर दिया था। 300 यूनिट बिजली हर घर को मुफ्त देने का वादा था, वो हमने पहले ही दिन पूरा कर दिया था। इसके अलावा एक ही वादा जो अभी जिसके ऊपर काम चल रहा है और वो हो रहा है ऑलरेडी, उसकी जो एनरोलमेंट है वो हो रही है, जो 1000 रुपए हमने महिलाओं को प्रति महीना, उसमें 4 साल खींच दिया आपने। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि आपने आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एक तो जो वादे होते हैं ना जी, वो 5 साल के होते हैं सरकार के। अभी 5 ये तो गोल घुंडी घुमाने वाली, गोल घुंडी घुमाने वाली बात सरकारें ऐसा करती हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि ये तो वो 5 चीजें थी जो हमने गारंटियां की थी। इसके अलावा जो बहुत सारे काम जो ना लोगों ने हमसे मांगे, ना एक्सपेक्ट किए, ना हमने कहे, वो भी पूरे किए जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेल एंड तक पानी पहुंचाना, हजारों किलोमीटर जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस हैं, नहरी पानी किसानों के खेतों तक पहुंच गया, उसके लिए भी पैसा चाहिए था, जिसकी वजह से हमारा हक बनता था जिस पानी के ऊपर, वो भी पूरा नहीं यूटिलाइज किया जा रहा था, वो हमने पूरा कर दिया। दिन में बिजली देने का काम वो हमने किया। जीवीके का थर्मल पावर प्लांट 1080 करोड़ में वो हमने लिया, जो कि मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में रिकॉर्ड बन गया कि प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी वापस खरीद रही है। सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए भी पैसा चाहिए, 66,000 नौकरियां दे दी, उसके लिए भी पैसा चाहिए था। 300 यूनिट बिजली के लिए भी पैसा चाहिए था। टोल प्लाजे खत्म कर दिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए था। ये सारी तमाम चीजें वो हैं जिनका हमने हमसे किसी ने एक्सपेक्ट किया था, ना वादा किया था, ना मांगा था। ये भी किया है ना, तो पैसे का काम तो पैसे का से ही चलेगा, चाहे सरकार हो, चाहे घर चलाना हो, चाहे बिजनेस चलाना हो। अल्टीमेटली हाउ डू यू रन अ गवर्नमेंट? बाय एक तरफ ये कह रहे हैं, लेट मी कंप्लीट। एक तरफ से पैसा आना है, दूसरी तरफ पैसा जाना है। अगर हम सिर्फ वो 5 भी फोकस करते और कहते जी कि हमने तो बस इतना ही कहा था, इतना ही कर दिया, तो वो ज्यादा सही था। या जो हमने सोचा कि ये पंजाब को चाहिए, हमने वो भी किया। तो अल्टीमेटली इतनी बड़ी कर्जे का बोझ जो है हमारे ऊपर पिछली सरकारें छोड़ के गई थी, अगर उसको संभालते हुए अगर इस स्टेज पे इकोनॉमी को आज अपने पैरों के ऊपर खड़ा किया, तो जो 5वीं गारंटी थी वो भी पूरी हो रही है। नहीं, ये तो लेट मी कंप्लीट। आपने कहा कि जो 5वीं गारंटी है उसको आपने 4.5 साल, 4.25 साल लगा दिए, लटका दिया आपने 4 साल। 14 साल से 15 लाख खाते में आ गया। ये तो बहुत सुन चुके हैं, ऐसे ना ये तो बहुत सुन चुके हैं लोग। नहीं, ऐसे ना कीजिए। अभी तो आपको जाना है ना, मैं वो तो 29 में जाएंगे। 14 साल से ना 15 लाख खाते में आया है, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली है, ना किसानों की इनकम डबल हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछली गवर्नमेंट के टाइम में कहा कि कैप्टन ने 100 चक्की, कर कर नौकरी पक्की।
जे नौकरी नहीं मिलूगी तो हर नौजवान ਨੂੰ 2500 रुपया प्रति महीना बेरोजगारी पता मिलेगा। एक चवन्नी किसी को दी नहीं। मेरे कहने का मतलब कि हम साफ नियत से अगर वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रायोरिटाइज किस चीज को कब करना है वो अमन, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है एक फिजिकल हेल्थ जो होती है राज्य की, स्टेट की। और अभी वित्त मंत्री आए थे, हरपाल सिंह चीमा यहाँ आए, मानक ने उनसे सवाल भी बहुत सारे पूछे और उन्होंने कहा, और आपने भी अभी बाकायदा ये प्रिसाइजली मेंशन किया कि पिछली सरकारें छोड़कर गई। जिस वक्त भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 2,81,00,000 का कर्ज था। इस वक्त 4,47,00,000 करोड़ का कर्ज है राज्य पर। तो ये सारा कर्ज, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की, लेकिन ये जितना मुफ्त का सब है, 600 यूनिट बिजली है, 1,000 रुपए महिलाओं को है, और आयुष्मान है, वो हेल्थ जो भी आप कवरेज देते हैं, अब दरअसल इसके चक्कर में फिजिकल हेल्थ गड़बड़ा गई ना राज्य की। पंजाब इज अमंग टॉप 5 स्टेट्स जिनकी फिजिकल हेल्थ गड़बड़ाई हुई है, चरमराई हुई है हालत, और ये आरबीआई कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूं। देखिए, ऐसा है कि जो फिजिकल हेल्थ की जो बेसिक पैरामीटर होता है ना जी, वो FRBM एक्ट के हिसाब से वो कैलकुलेट होती है कि वो विद इन लिमिट्स है, 3.5% के लिमिट में है या नहीं है। उसके हिसाब से हम आज भी लिमिट में है, नंबर 1। नहीं, ये भी थोड़ा गड़बड़ी करते हैं क्या? नहीं गड़बड़ी नहीं, आप बताइए ना मेरे को, या तो काउंटर कीजिए। मैं बता देती हूँ। बताइए भाई, GSDP का मैक्सिमम 20% होना चाहिए, ये आरबीआई कहता है। आपका पंजाब का GSDP का 47% कर्ज है आपके ऊपर। 2022 में कितने परसेंट था बताइए? नहीं, मैं तो अभी 5 साल से आप सरकार चला रहे हैं, फिजिकल हेल्थ तो आपको सुधारनी। देखिए, लेट मी वेरी क्लियर। जो हम कंपैरिजन करेंगे या जिस चीज के लिए हम अकाउंटेबल होंगे वो 4 साल के लिए होंगे। जो आपने GSDP की परसेंटेज की बात की, वो आज कितने परसेंट है GSDP टू डेट, यही कह रहे हो ना आप? आज कितने और 22 में कितना था? नहीं, 22 का मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूँ ना जी। मैं उस सरकार के मंत्री से सवाल पूछ रही हूँ जिसने 4.5 साल सरकार चला ली है। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि अगर डेट बढ़ा है तो GSDP भी बढ़ा है, अगर इनकम भी बढ़ी है उसके साथ साथ। 1950 से पिछले 70 साल से हमारा एक्साइज का रेवेन्यू जो था वो 6,000 करोड़ पे पहुंचा। हमने 4 साल में उसको 13,000 करोड़ पे पहुंचा दिया। ठीक है। हाँ। हमने हमारी जो GST की कलेक्शन है, वो सब्सटेंशियल राइज हुई है और उसने रिकॉर्ड बनाया पूरे मुल्क में जितना हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। आपने कहा कि फ्रीबीज, ठीक है। देखिए, अभी इसी पर जो आप कह रहे हैं, आपने एक्साइज रेवेन्यू बढ़ा दिया, आपका रेवेन्यू भी बढ़ गया 2022 से, आप ये कह रहे हैं? हाँ? आप ये कह रहे हैं ना? तो 70,000 करोड़ का आपका रेवेन्यू है और 24,000 करोड़ आप कर्ज के ब्याज में दे देते हैं। तो फिर क्या करें आप? अगर पैसा कहाँ से लाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर? मैं वही तो कह रहा हूँ ना जी कि अगर एक पिछला डेट का बोझ हमारे कंधे पे पड़ा हुआ है, वो चाहे पिछली सरकारें खा गई या खराब कर दी या वो फ्रीबीज में चला गया, अब उसका तो बोझ उठा ही रहे ना, तो किया क्या जाए उसका? आप क्या ये मानते हैं कि जो एक बार जो आप सब्सिडीज लोगों को दे दो, कैन यू टेक इट बैक? नो, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हेन वी आर स्टक इन सच ए सिचुएशन कि एक फ्रीबीज या सब्सिडीज दी हुई वापस ली नहीं जा सकती, तो उसको इकोनॉमी चलाने का, स्टेट चलाने का, एक्सचेकर चलाने का, ये इकोनॉमी, अमन जी एक सेकंड, ये इकोनॉमी चलाने का एक तरीका है या फिर ये दरअसल पॉलिटिक्स चलाने का तरीका है कि बैड इकोनॉमी इज अ गुड पॉलिटिक्स? दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी। अच्छा। आप हमारे गुरु साहब ने कहा है कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि गुरु की गोलक गरीब का मुंह, कि जो गरीब के जो गुरु की गोलक होती है उसपे सबसे ज्यादा हक जो है वो जो सबसे गरीब है उसका होता है। सरकार के खजाने के ऊपर भी सबसे ज्यादा हक जो होता है वो जो बंदा अखीर की लाइन में खड़ा है, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, उसका होता है। अब अगर हमने 300 यूनिट बिजली फ्री दी, अगर हम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हेल्थ कवर दे रहे हैं, अगर हम स्कूल हॉस्पिटल बेहतर कर रहे हैं, तो इससे आम लोगों को ही फायदा हो रहा है ना। आप अगर कहावत भी है ना भाई, कर्ज लेकर घी पीना, तो बड़े बुजुर्ग कह गए कि कर्ज लेकर घी तो नहीं पीना चाहिए, बट गरीबों की जिनकी आप बात कर रहे हैं उसके चक्कर में 2 गुना हो गया कर्ज राज्य पर। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर नहीं, अभी ऐसे नहीं, आपको भी मेरी, जब तक आप नहीं होगे मेरी बात पे सहमत, मैं छोड़ूंगा भी नहीं। सुनिए पहले, अब
कंस्ट्रक्टिव है डेट या अनकंस्ट्रक्टिव है? एब्सोल्युटली अनकंस्ट्रक्टिव है, और इसलिए क्योंकि 100 रुपए में से 24 रुपए तो आप ब्याज में दे देते हैं, सिर्फ कर्ज के ब्याज में देते हैं। मैं मान रहा हूँ। उसके आगे का 48 रुपए आप पेंशन और वेतन में और भत्ते में दे देते हैं, और आपके पास बचता है बामुश्किल 100 में से 22 रुपया, जिससे आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना है पंजाब। एग्रीड, मान रहा हूँ। अग्रीड ना? एग्रीड। अब अगली मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। 1000 से ज्यादा आम आदमी क्लिनिक बने या नहीं बने? कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है? प्रोडक्टिव है? प्रोडक्टिव है। स्कूल बेहतर हुए या नहीं हुए? अच्छा, इसके लिए कांग्रेचुलेशन भी बनता है आपको। नीति आयोग की रिपोर्ट है, पंजाब टॉप ऑन द चार्ट। थैंक यू सो मच। और ये दर्शकों को भी पता होना चाहिए, अभी केरला और बाकी सारे स्टेट्स का वो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रखी है। पंजाब सबसे ऊपर का राज्य है जहां की शिक्षा व्यवस्था केरला से भी अब पीछे छूटकर, और पंजाब ने उस टॉप रैंकिंग में अपना, ये दर्शकों को पता होना चाहिए। अभी पढ़ रही थी तो सामने आया जी। थैंक यू सो मच कि आप इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ रही थी। थैंक यू। गुड। अगली बात, 49,000 किलोमीटर सड़कें नई और रिपेयर हो रही है कि नहीं हो रही? कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? 9,000 स्टेडियम्स गांव में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? जीवीके का एक प्लांट हमने पहली बार पूरे कंट्री में हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट ले रही है 1080 करोड़ में 540 मेगावाट का, 2 मेगावाट, जो कि सबसे सस्ता आज तक की डील है। ओके, हमने, आपने कहा दोनों चीजें साथ साथ चलती है मैम। आपको सब्सिडीज भी देनी पड़ेगी, आपको जो आपके रेवेन्यूज की ऑगमेंटेशन है वो भी करनी पड़ेगी। बेस्ट केस एग्जांपल इज कि हमने 600 यूनिट बिजली दी, हर किसी को फ्री दी, फिर भी कैपिट जो सब्सिडी थी बिजली की वो 23,000 करोड़ पे पहुंच गई थी। हम उसको घटा के 15,000 करोड़ पे ले आए। खेतों को भी बिजली फ्री दे रहे हैं, 75 पैसे यूनिट बिजली भी सस्ती कर दी, और घरों को भी 90% घरों को भी, बीच में ना टोकिएगा, 90% घरों को 600 यूनिट बिजली भी फ्री दे रहे हैं। और सब्सिडी का जो गवर्नमेंट टू पीएसपीसीएल बिल है वो 23,000 करोड़ से घटा के 15,000 करोड़ पे लेके आ रहे हैं। कैसे लेके आ रहे हैं? अच्छा, मैं, देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम ये सारा कुछ दे रहे हैं और फिर भी सब्सिडी बिल कम हो रहा है, सरकार के लोगों के ऊपर बोझ कम पड़ रहा है, तो वो कैसे हो रहा है? ये पहले क्यों ना हुआ? तो फिर इस गुत्थी को थोड़ा सुलझा दीजिए ना अमन जी। अगर सब्सिडी का बर्डन, एक सेकंड, अगर फ्रीबीज पर सब्सिडी का बर्डन गवर्नमेंट पर कम हुआ है तो वो 2 करोड़ 81 लाख से 4 करोड़ 47 लाख इसी से कर्ज कैसे पहुंचे? भगवंत मान इस पैसे का क्या कर रहा है? लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। जो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज हैं वो हमारे 3 फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स में चले जाते हैं। ओके, वन इज सैलरीज, पेंशंस, और जो डेट का जो मतलब मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैंने ठीक आंकड़ा इसमें गलत क्या है? वो तो फिगर्स हैं, बोलती हैं। सवाल ये है कि हम टाइट रोप, यही एक तलवार की तीखी धार पे पंजाब चल रहा है इस टाइम। ये सारी की सारी चीजें अगर हम इस हालात के बावजूद भी दे रहे हैं कि इतना टाइट रोप चल रहा है, इतने फिस्कल हालत मंदा हालत में छोड़ गए थे पिछली सरकारें, अगर हम फिर भी चला रहे हैं और ये लोगों को सारा कुछ दे रहे हैं, क्या इसलिए चला? आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। तालियां बजाएंगे आपके लोग बैठे हैं। आप भी बजाइए एक बार। तो ना ये बताइए अच्छा अमन, कि ये इसलिए किया जाता है कि भाई चुनाव में ये एक ऐसे फैक्टर के तौर पर काम करेगा कि अरविंद केजरीवाल खुद को रेवड़ी मैन कहते दिखाई दिए थे दिल्ली चुनाव के वक्त, कि आपको पे बैक करेगा, इसलिए दिया जाता है कि जो जिनको दिया जाएगा, बिहार में हुआ 10-10 हजार रुपए दिए गए और बाकायदा उससे वोट मिला, तो दिया इसलिए जाता है क्या कि देंगे अगर तो पे बैक करेंगे लोग, वोट मिलेगा। जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने दिया वो रिश्वत थी कि जी इलेक्शन वाले दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इलेक्शन के दौरान आप हर किसी के खाते में 10-10 हजार डाल दो। जो ममता बनर्जी दे रही थी, क्या ममता बनर्जी जो बंगाल में दे रही थी, वो रिश्वत थी या वो फ्री भी था या मैंने सारी स्टेट्स का, मैंने किसी का ठेका नहीं लिया, वो मैं अपनी स्टेट की बात कर रहा हूँ। हमारी स्टेट में जो अगर यूनिट 600 यूनिट सबको दे रहे हैं तो पहले दिन से दे रहे हैं, अगर जितनी फैसिलिटीज दे रहे हैं पहले दिन से दे रहे हैं। सो मेरे कहने का मतलब कि ये हमने अपनी जिम्मेवारी समझी। हाँ, डेफिनेटली यस, इतना बैलेंस जरूर स्टेट को बना के चलना चाहिए कि ना जो सब्सिडीज हैं, ना वो जो आपकी इकोनॉमिक सेंस को वो भी तहस नहस ना कर दें,
और साथ के साथ यू हैव टू बी कमिटेड टू द इकोनॉमिक एजेंडा ठीक है, ऑल्सो, सो दैट ये सारी सब्सिडीज क्रॉस सब्सिडीज अमर, अब मैं आपसे थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल पूछती हूँ, और वो ये कि ये मॉडल फेल हुआ क्योंकि कितने सारे राज्यों में हमने देखा, महाराष्ट्र में देखा, हमने बिहार में देखा, हमने दिल्ली में भी देखा, समहाउ हमने हरियाणा में भी देखा कि फ्रीबीज जिसने बांटी, जिसने पैसा पहुंचा दिया, कैश बेनिफिट ट्रांसफर, उसने सत्ता ले ली। पर फिलहाल 2 राज्य ऐसे हैं जहां ये मॉडल फेल हुआ। पहला आपका दिल्ली, जो आपके लिए ऑक्सीजन चेंबर था, और दूसरा बंगाल, जो बेनिफिशियरीज थे वोट कहीं और देते दिखाई दिए। तो ये पंजाब में भी एक बड़ा फैक्टर होने वाला है क्या? और बीजेपी इसकी माहिर खिलाड़ी है। ये बड़ा चैलेंज है क्या आम आदमी पार्टी के लिए कि अब कम से कम फ्री बीज पर आप रिलाय नहीं कर सकते? देखिए, ऐसा है, मैं आपसे सहमत हूं कि फ्री बीज के ऊपर 100% रिलाय नहीं कर सकते, लेकिन गुड गवर्नेंस के आप ऊपर कर सकते हो। तो अगर ये मॉडल अगर फेल मॉडल है तो कामयाब मॉडल क्या है, मेरे को वो बताइए। मैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, गवर्नेंस को आप एक सिंगल लेंस के साथ नहीं दे सकते कि सरकार ऐसे ही चलेगी या ये पिक्चर परफेक्ट मॉडल है सरकार का, ऐसा मैम कभी नहीं होता। आपको हर चीज का बैलेंस बना के चलना पड़ता है। कहीं आपकी जो आपको अगर ये फ्रीबीज भी देनी है, सब्सिडीज देनी है, तो अल्टीमेटली अंटिल एंड अनलेस यू डोंट फोकस ऑन योर इकोनॉमिक एजेंडा, यू कांट अचीव इट। दैट्स वेरी क्लियर। इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एजेंडा भी बहुत संभाल के चलना पड़ता है। वो आपके साथ निकाल कर ले गए, आपको पता नहीं चला। अच्छा अमन, बिल्कुल नहीं पता था, अब किस चीज का बिल्कुल नहीं पता था कि 7 जो लोग हैं ये निकल जाएंगे और राघव चड्ढा इनको निकाल कर ले जाएंगे। ये आपको अरविंद केजरीवाल को भगवंत मान नहीं, क्योंकि आपने कहा इकोनॉमिक बैलेंस, तो मैं पॉलिटिकल बैलेंस पर आ गई। बताइए। ये पॉलिटिकल बैलेंस यू गॉट फेल्ड किया भाई। अरविंद केजरीवाल धुरंधर खिलाड़ी, भगवंत मान आपके चीफ मिनिस्टर, आप खुद इतना बड़ा चेहरा, बिल्कुल नहीं समझ में आया कि ये होने वाला है। देखिए, किसी कि किसी के दिल में क्या चल रहा है वो आप कैसे जान सकते हो? अब जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया, अगर वही लोग इतना मान सम्मान मिलने के बाद भी अगर छोड़ के जाते हैं तो व्हाट डू यू डू? क्यों चले गए अमन? ये तो उनसे पूछिए। नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ, आपका भी एक इंट्रोस्पेक्शन होगा, आप लोगों ने भी एक इंटरनल एक किया होगा, अपना मंथन किया होगा। नहीं, जिस दिन मेरे को समझ आ गया कि वो क्यों छोड़ के गया, मैं आपको बता दूंगा। मेरे को अभी तक तो समझ नहीं आया। यानी कि अभी तक आप लोगों ने इस पर चर्चा ही नहीं की कि क्यों चले गए। चर्चा करके क्या करोगे बताइए? जो एक बंदा छोड़ ही गया तो क्या करोगे उस पर? नहीं, आपने फिर क्यों हटाया राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से? आपने भी अगर राघव चड्ढा का तो सारे देश को ही पता है। अगर वो हमारे बीच में रहते हुए भी, उपनेता होते हुए भी, इतना मान सम्मान मिलने के बावजूद भी अगर वो बीजेपी की लाइन टो करेंगे, पार्टी की लाइन टो नहीं करेंगे, तो फिर क्यों ना हटाया जाए? तो वो तो डेढ़ पौने 2 साल से ऐसा चल रहा था। इमीडिएटली तो अभी ऐसा क्या हुआ था कि आपको ये बाकायदा राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को लिखना पड़ा? इसका मतलब ये, अगर पहले हटा देते तो पहले चले जाते हैं, अगर ना हटाते तो शायद ना जाते हैं। यही जवाब है इसका, और क्या हो सकता है? 1.5 साल से जो चीजें चल रही थी, इस पॉइंट पर क्या स्पार्क ऑफ द मोमेंट था कि नहीं, ये तो देखिए, क्या स्पार्क ऑफ द मोमेंट क्या था ये तो बेहतर अरविंद जी बता सकते हैं। मेरे से तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जहाँ इतना बड़ा मान सम्मान मिला हो ना जी, चलो अगली बात करते हैं। राघव चड्ढा को तो 1.5 साल से चल रहा था, जिसको राघव चड्ढा की जगह पे बनाया अशोक मित्तल को, तो फिर क्या कौन सा ऐसा यंत्र है आपके पास कि किसी के दिल दिमाग में लगा के देख लो कि ये बंदे में भैया कितना दम है, कितनी सिंसेरिटी है, कितनी लॉयल्टी के साथ आपके साथ खड़ेगा, नहीं खड़ेगा? क्या आज के जमाने में जहां सारी की सारी जो मर्यादाएं थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने अपनी एजेंसीज के जरिए उनको मलियामेट करके रख दिया है कि कोई प्रिंसिपल्स, कोई उसूल, कोई मर्यादा, कोई आंख की शर्म जब वो रही नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? नहीं, बीजेपी को आप कल्प्रेट बता देते हैं भाई, आपके लोगों के पास छिपाने को कुछ होगा, दबाने को कुछ होगा, कुछ गलत किया होगा, तब वो ईडी के डर से और उधर चले गए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इधर ज्वाइन बीजेपी और एल्स गो टू जेल। तो फिर बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपने जिन लोगों को चुना, यानी कि वहाँ गड्ढा था, वहाँ पानी भरा हुआ था, जिसको बीजेपी ने नहीं गड्ढा अब ऐसे आप कैसे कह सकते हो? जब तक हमने तो जो भी बंदे लिए
ठीक है ना, वो यही सोच के लिए कि उनकी कोई ना कोई कमिटमेंट स्टेट की तरफ होएगी। अब उसके बाद भी इतना मान सम्मान मिलने के बाद बंदा छोड़ के सारे चले। करोड़पति अरबपति समझ में आते हैं आपको कि आप उनसे वफादारी की उम्मीद करते हैं? भाई राजेंद्र गुप्ता को ले आए आप 5,000 करोड़, ट्राइडेंट ग्रुप, अब देखिए अशोक मित्तल को ले आए, वो अपने आप में एक बड़े व्यापारी। तो ये भाई व्यापार किस तरीके से चलता है आपसे मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने बड़े लोग हैं वो जल्दी जल्दी पैर छोड़ जाते हैं, ये कह रहे हो? ये तो मुझे आपसे पूछना है। एग्जाम्पल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि छोड़ गए, क्या करें? हाँ, बंदा कई बार झटके खा खा के सीखता है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए भी एक लर्निंग लेसन रहा है ये। लेकिन आप सवाल ये नहीं है, हम्म, सवाल ये है कि जहां गए हैं हम्म, वो किसकी पार्टी है? वो अडानीज अंबानीज की पार्टी है। इसका मतलब अगर कल को कोई देश में और सरकार आ गई तो उनकी बाजू मरोड़ेगी, तो फिर उस तरफ चले जाएंगे। मैं इसी करके मैम आप एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, मैं पूरे के पूरे देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात कर रहा हूं कि क्या ऐसे ही 140 करोड़ का देश चलेगा कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी सरकार आ गई उसी के पास ईडी सीबीआई, उसने सबकी गर्दन पे तलवार रखी और आपको चलो। भी डर लग रहा होगा ना वैसे अमन? क्यों, मेरे को भी लग रहा है। ये गौरव धीर और बाकी सब ये तो पहुंच गया ना आप तक भी? देखिए ऐसा है, अच्छा आप रहेंगे, ये ईडी तो पहुंच गई आप तक, तो रहेंगे कि जाएंगे चुनाव से पहले? देखिए ये तो आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता कि अगला सांस आएगा या नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, जिंदगी में आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया जो छाती ठोक के और माइक पे ना कह तेज सकूं। बोलिए ना, माइक को पास रख के बोलिए ये बात अभी। जो क्लियर है जी, सबको सुन रहा है? जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह जो मैं छाती ठोक के माइक पे ना कह सकूं। जहां तक गौरव धीर की बात है, भाई कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। सवाल ये है कि क्या उसने, जब मेरे पास 6-8 महीने हाउसिंग डिपार्टमेंट था, कि क्या उसने मेरे से कोई गलत काम कहा या करवाया, या मैंने उसके कहने पे किया? उसके तो क्या, किसी के भी कहने पे या एक नए पैसे की भी कंसिडरेशन के साथ अगर गलत काम किया हूं तो पंजाब का गुनाहगार होऊंगा। आप कह रहे हैं एक पैसे का, ईडी कह रही है 170 करोड़ का। कैसे? वो कह रहे हैं भाई 130 करोड़ का दिखाया, एडिशनल 170 करोड़ का ये जो लैंड यूज है, अब ये सुनिए, तकरीबन 300 करोड़ का था, आपने 130 का दिखाया, 170 का बंद कर गए। सुनिए, ये ईडी कह रही है। मैं कहता हूँ जी ईडी कह रही है, मेरी भी सुनो ना। हाँ, सुनाइए। सवाल ये है कि नंबर 1 तो मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं यहां किसी का स्पोक्समैन बन के नहीं बैठा, ना ही मैं ईडी के काउंटर करने के लिए। मैंने उनको पहले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया था कि भैया जो कुछ पूछना है मेरे को एड्रेस बताओ, मैं खुद ही आ जाता हूं। अपना नंबर भी मैंने बता दिया था कि या मेरे को फोन कर दो, मैं आ जाता हूं। जहां तक अब कितने वाहियात सवाल है उनके, उन्होंने कहा ये बिजनेस डीलिंग्स है। गौरव, मैं फिर कहता हूं, भाई था, है और हमेशा रहेगा। अगले के बिजनेस की एक्सप्लेन करने के लिए मैं नहीं यहां बैठा, लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि उन्होंने कहा कि जी 130 के 170 करोड़ की अंडर वैल्यू किया। मैडम, अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू और परफेक्ट वैल्यू जमीन में, प्रॉपर्टी में क्या होती है, आप समझाओ मेरे को। नहीं, मैं तो ईडी का जो एलिगेशन है, मैं कहता हूँ ईडी को दफा करो जी, आप उन्होंने जो करना मेरे साथ करने कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता हूं कि जमीन में अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू और परफेक्ट वैल्यू क्या होती है, बताओ। परफेक्ट वैल्यू वो होती है कि आपने जो सर्कल रेट है, जो सरकार ने ही फिक्स किया है, उससे ऊपर लिया कि नहीं लिया, यही है, यही है। तो अंडर वैल्यू कैसे कह सकते हैं वो, जब सरकार ने रजिस्ट्री करा दी। नहीं भाई, मैं 2-3 सवाल इसलिए पूछ रही हूँ अमन जी आपसे कि संजीव अरोड़ा भाई आप ही के कैबिनेट के साथी थे ना, आप ही के साथी को लेकर चले गए। आप सवाल करते हैं, आधा जवाब सुनते हैं, फिर अगले पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ना करो, मैंने वो फियर ऐसे ना करो, अब सवाल ले लो पूरा, जवाब ऐसे ना करो। अब अमन अरोड़ा को छोड़ के संजीव अरोड़ा पे ना पहुंचो। मैंने इसलिए उस फियर फैक्टर की बात की थी कि फियर फैक्टर, अगर ईडी अमन अरोड़ा तक पहुंच गई, संजीव अरोड़ा को लेकर चली गई, लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और तमाम दुनिया जहान के सब नेता आपके जेल के भीतर थे। ये फियर फैक्टर पंजाब इलेक्शन में है क्या अमन अरोड़ा? बस मैं इतना पूछ रही हूँ।
पंजाब इलेक्शन में है है किसी को कि नहीं है, अमन अरोड़ा को एक नए पैसे का नहीं है, जहां मर्जी ले चलो। अच्छा ठीक है, अब ये आगे चलो। थोड़ा सा अब आपका, क्योंकि उद्योग मंत्रालय है, वो कर्ज की मैं बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी। फिस्कल हेल्थ गड़बड़ाई हुई है, तो वो जो इन्वेस्टर जिसको आप कहते हैं कि भाई आइए पंजाब में, कैसे वो इन्वेस्टर भरोसा करे अमन अरोड़ा पर, भगवंत मान? इसका जवाब आपको ऑलरेडी इन्वेस्टर्स आज से 4 महीने पहले दे चुके हैं कि जब हमने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की, इन्वेस्ट पंजाब लॉन्च किया, 65,000 करोड़ के कैफ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म्स वो साइन हो चुके, जो कि अभी तक के पंजाब की हिस्ट्री के हाईएस्ट है, नंबर 1। डिस्पाइट द फैक्ट दैट पंजाब फेसेस ऑल द ऑड्स इन द सेंस कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, जमीनें महंगी हैं, रॉ मटेरियल दूर से आना है, फिनिश प्रोडक्ट दूर जाना है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर की वजह से कभी कभार डिस्टर्ब स्टेट भी हो जाती है, पिछले समय में टेररिज्म के टाइम में। इन सारे ऑड्स के अगेंस्ट, और इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो हिली स्टेट थी उनको एक हनीमून पीरियड 15-20 साल का दे चुकी है टैक्स कंसेशंस में। इन सारे ऑर्ड्स के बावजूद भी अगर 65,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट साइन अप हो रही हैं, 65,000 करोड़ पर एनम इस साल का ना जी, अगले साल तो अगले साल आएगा, अगले साल तो अगले साल आएगा, तो इस साल जो कि अभी तक का हाईएस्ट है, तो आप बताइए कि इन्वेस्टर विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हाथ कंगन को आरसी क्या, वो तो इन्वेस्टर ने साबित कर दिया। अच्छा, क्या आपका इंटरनल सर्वे है पंजाब को लेकर? 92 थी आपकी, 18 कांग्रेस की थी, 2 बीजेपी की हैं, एक वो किसी और शायद छोटी पार्टी है उसकी सीट है। आपका इंटरनल सर्वे, इंटरनल असेसमेंट क्या है पंजाब को लेकर? देखिए, ऐसा है कि मैं, जैसे मैंने पहले कहा, मैं कभी राजनीति में मैं बड़ा हाथ जोड़ के, मैं बड़ा नरमाई से चलने वाला व्यक्ति हूं। मैंने कभी अहंकार नहीं किया, क्योंकि मैंने खुद बड़ा लंबा समय संघर्ष किया है। मैं ये कहूं कि हमारे सामने तो कोई टिक नहीं पाएगा, वो जवाब तो नहीं मेरा होगा। हाँ, लेकिन अगर पंजाब के लोग अपने दिल पे अगर हाथ रख के अगर डेवलपमेंट को और कामों को वोट डालेंगे, तो डेफिनेटली हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ये भी मुमकिन है क्या अमन कि क्योंकि ममता बनर्जी अभी बंगाल में चुनाव लड़ी, वो भी यही कह रही थी कि एकला चलो और बीजेपी को अगर हरा सकते हैं तो सिर्फ हम हरा सकते हैं। ये संभव है क्या कि अगर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, एब्सोल्यूट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन हो सकता है क्या? वो जो इंडिया ब्लॉक एक बना था कि भाई बीजेपी को दूर रखना है सत्ता से, ऐसी नौबत आ सकती है क्या? इसे क्या कैलकुलेट कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, हमें तो आज की डेट में उनके साथ कोई गठबंधन की जरूरत लग नहीं रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपकी वो माने तो जो कांग्रेसी लीडरों का, जितने स्टेट लीडर्स हैं, उन सब का आप आपस में गठबंधन करा दो, तो वही बड़ी बात है। फिर से बताइए क्या कह रहे हैं? ना 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 ना, आप ये तो रूल कर गए, ये तो समझे नहीं, मैं बता रहा हूँ दोबारा। जितने कांग्रेसी लीडर हैं, चाहे वो चरणजीत चन्नी है, चाहे प्रताप बाजवा है, चाहे राजा वड़िंग है, चाहे सुखपाल सिंह खैरा है, चाहे प्रगट सिंह है, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू है, इन सब का आपस में कांग्रेस के अंदर ही गठबंधन करा दो, व्हाटएवर इट इज। लेकिन फाइट तो कांग्रेस से है ना अमन, फाइट तो कांग्रेस से है ना, या बीजेपी से? ये भी हो सकता है भाई 2 सीटों वाली पार्टी वो 77 से लेकर चले गए 215, 207, 8 बंगाल में। ये भी तो हो सकता है भाई 2 सीटों की पार्टी, ये कितनी है, 117 सीटें हैं, कितनी चाहिए बहुमत के लिए भाई? 77 से 207 जा सकते हैं, तो 2 से जा सकते हैं मेजॉरिटी नंबर। बीजेपी की बात कर रहे हो? बीजेपी की बात कर रहे हो। अब सुनिए, मैं फिर से कहता हूँ कि अगले सांस का नहीं पता आपको या मेरे को बैठे यहाँ आना है कि नहीं आना, लेकिन अगर मैं, ना ही मैं ज्योतिषियों की कल का बताऊं, लेकिन अगर आप पीछे जाएंगे, पिछले 70-75 साल की, पता नहीं आपने पंजाब को की पॉलिटिक्स को कितना फॉलो किया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक एज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जब अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन था, लंबा समय रहा है, और अकाली दल था सरदार प्रकाश सिंह जी बादल के टाइम का, 5 बार के सीएम, और अकाली दल के ऊपर ना तो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के इल्जाम लगे थे, ना नशे के चिट्टे के इल्जाम लगे थे, वो अकाली दल था। और बीजेपी थी वाजपेयी साहब के और अडवाणी साहब के टाइम की, ना जो अभी इन्होंने पंजाब और पंजाबियत के साथ जैसा धक्का करते हैं, कभी ये फंड्स रोक लिए, कभी 3 काले कानून ले आए। तब भी मैम अगर आप नजर मारोगे तो कभी भी अकाली दल और बीजेपी
की सीटें कभी 60, 62, 64 से ज्यादा नहीं आई। अब आज की डेट में जब अकाली दल और बीजेपी दोनों के ग्राफ में इतनी गिरावट आ चुकी है, तो आप कहते हो कि अकेले अकेले तो छोड़ो, ये इकट्ठे होकर भी सरकार बना ले तो बड़ी बात है। बीजेपी और अकाली दल, हाँ। बीजेपी और अकाली दल ना। yes. और मैं अगर वापस उसी सवाल पर लौटूं कि क्या ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिल जाए, अगर कहीं कोई गुंजाइश छूटती है मेजॉरिटी नंबर तक आने में, वो जो मैजिकल नंबर होता है वहां तक पहुंचने में, इन केस क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, आज की डेट में आम आदमी पार्टी अकेले 117 सीटों पे लड़ रही है और मेजॉरिटी ऑफ सीट्स पे जीत रही है, जो आज का सिनेरियो है। मेजॉरिटी ऑफ सीट। यस। कांग्रेस अनटचेबल है, कांग्रेस बिल्कुल अनटचेबल है। यू वोंट गो विद कांग्रेस एट ऑल, व्हाटएवर विल बी द सिचुएशन। देखिए, कांग्रेस अनटचेबल का सवाल नहीं है, उनको पहले खुद नहीं पता कि करना क्या है। जहां जहां अब बंगाल में अगर भाजपा को लेके आए हैं तो कौन लेके आए हैं? ममता के लिए लड़ रही थी ना, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ममता जी की वोट की डिवीजन कर दी और भाजपा को फायदा कर दिया। यही पंजाब में हो सकता है। कैसे? ये पंजाब में भी तो हो सकता है भाई, कांग्रेस के पास 18 सीटें हैं, वहां तो 77 सीटें। सुनिए, सुन तो लीजिए, वहां तो बीजेपी के पास 77 सीटें थी, यहाँ पे 2 हैं। 2 से 60 पे कैसे पहुंच जाएंगे? अगर जितना नुकसान कर भी लेंगे, पंजाब के लोग हमेशा एक तरफा फैसला देते हैं। ये नहीं पॉसिबल कि वो चाहे जितना मर्जी, हाँ एक आधी पॉकेट में जहां पे कोई उनका इंडिविजुअल पर्टिकुलर लीडर है वहां हो सकता है वो करें, लेकिन इस पोजीशन में वो नहीं है कि अपने बलबूते पे भाजपा और अकाली दल या कांग्रेस के फिर भी एक स्टेचर था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम थे, एक ऐसा बड़ा लीडर था जिसने अपनी अम्ब्रेला में सबको ढके रखा था। आज की डेट में तो ये कोई एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी इनकी रैली, राहुल गांधी, मैं अभी आपको ले जाऊं 13 साल पहले। अभी प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं मेरे सामने और आपसे मुझे लगता नहीं भाई संगठन के स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा कोई चेहरा होता होगा, सरकार की बात अलग है। पर 13 साल पहले अरविंद केजरीवाल वो बड़े बड़े दस्तावेज इतने ऊंचे ऊंचे दिखाया करते थे टेबल पर रखकर, हम तब रिपोर्टिंग करते थे, तो वो सुरेश कलमाड़ी और शीला दीक्षित, रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी और राहुल गांधी, वो सब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। एग्जैक्टली जो बीजेपी जबान बोलती थी वो अरविंद केजरीवाल बोलते थे। आपने पहला चुनाव लड़ा 2013 में दिल्ली का, 22 या 28 सीटें मिली और आपने 8 विधायक कांग्रेस के लेकर सरकार बना ली। तो ये हो सकता है क्या कि प्री पोल नहीं है? और मैं वापस आपको इसलिए इस सवाल पर लेकर आ रही हूं क्योंकि पंजाब इलेक्शन के बाद भी हमें बैठना है। पोस्ट पोल या प्री पोल, कोई अलायंस पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तब हमारे 28 एमएलए थे, हाँ। 8 कांग्रेस के लिए सरकार बना ली, हाँ। और जब छोड़ा तो बना ली ना, मतलब तो सुन तो लीजिए, छोड़ने का फायदा भी सुन लीजिए। हाँ। जब कांग्रेस को छोड़ दिया तो 67 आ गई, हाँ। तो छोड़ने में फायदा कि साथ रखने में फायदा? अच्छा ठीक, अब फिर एक और सवाल पर आइए दिल्ली के। ये अंदाजा था अच्छा अमन कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जितने बड़े बड़े चेहरे हैं आपके दिल्ली में, सब चुनाव हार जाएंगे, ये था अंदाजा? जिस 67 सीटों की आप बात कर रहे हैं भाई, 62 सीटें पहली बार, 67 सीटें दूसरी बार, ये अंदाजा था? 67 पहली बार, 62 सेकंड टाइम, 62 सेकंड टाइम, यस आई एम सॉरी। ये अंदाजा था कि सारे आपके धुरंधर चुनाव हार जाएंगे और 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी आ जाएगी, ये था? देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल आउट ऑफ इमेजिनेशन? नहीं, देखिए ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ डेफिनेटली जिस तरह की उन्होंने, अब चाहे दिल्ली का चुनाव है, चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव है, अगर मैं ये कहूं कि ये एब्सोल्युटली फेयर चुनाव नहीं थे तो वो 100% सही फैक्ट यही है। ठीक है। अब दिल्ली में ऐसा हुआ है कि लाखों वोट जो हर कंस्टिट्यूंसी में काटे गए। बंगाल की अगर बात कर लें तो 91 लाख SIR के जरिए पहले काट दिए जाते हैं वोट, 27 लाख अल्टीमेटली फाइनली काट दिए जाते हैं, और 6 लाख वोट फाइनल रोल्स जो आते हैं, इलेक्टोरल रोल्स, उसके बाद बना दिए जाते हैं, जिसका किसी को पता नहीं है। 31 सीट्स ऐसी थी जहां पे जो बीजेपी का विनिंग मार्जिन था वो बंगाल की 31 सीट्स ऐसी थी बंगाल में इस बार कि जहां पे जितने वोट से बीजेपी जीती वो कम थे और वहां पे वोट कटने की गिनती ज्यादा थी। सो दैट मीन्स 31 सीटें आपने सीधा बीजेपी की झोली में डाल दी किसी और की सीट से निकाल के। सो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर तो एक फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अगर तो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के ऊपर इलेक्शन हो, अगर साफ सुथरी इलेक्शन हो बिना किसी बेईमानी के हुए, तो पंजाब में हमारे सामने ना बीजेपी ना कोई और नहीं टिकता। लेकिन अगर उसी बेईमाने के साथ अगर इलेक्शन होती है
तो अगर चोरी चकारी से ही करना है, अगर किसी की वोट लूट ही लेनी है, तो फिर कैसे चलेगा इसी काम? माइंडसेट के साथ जा रही है आम आदमी पार्टी चुनाव में कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो है नहीं। नहीं, हम तो उससे तैयारी कर रहे हैं, अब SIR हो रहा है, हमारे वर्कर्स तैयारी कर रहे हैं हाँ। सिर्फ एक एक वोट के ऊपर पहरा देने अच्छा, के लिए। 2-3 सवाल अमन में आखिर में चलते चलते आपसे पूछ लेती हूँ। अरविंद केजरीवाल से कब आखिरी दफा मुलाकात हुई आपकी? अरविंद जी से मेरी अभी थोड़े दिन पहले ही हुए, कल फिर आ रहे हैं, आज ही आ रहे हैं इनफैक्ट व्हाट शाम डिड ही से? सॉरी, व्हाट डिड ही से? क्या ये क्योंकि वो ये कह चुके हैं कि पंजाब के चुनाव के बाद, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद कि की भी सरकार बदल जाएगी, और ये हर चौथे महीने विपक्ष का नेता कहता है कि नहीं, कोई भी विपक्षी नेताओं में से कि भाई पंजाब के चुनाव होंगे, पंजाब के चुनाव होंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार रिपीट करेगी और दिल्ली में मोदी सरकार बदल जाएगी। ये राहुल गांधी कह रहे हैं 1 साल में मोदी सरकार बदल जाएगी। हर चौथे महीने विपक्षी नेता मोदी सरकार गिराते हैं। तो ये कैसे कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? नहीं क्या देखिए, क्या गणित है, मतलब इसका क्या कैलकुलेशन? देखिए गणित तो ऐसा है कि बाकी चलो गणितों का तो नहीं मेरे को पता, लेकिन एक गणित समझ आता पता है। तो सारा गणित है आपको, लेकिन खैर, ठीक है। एक गणित मेरे को ट्राइंग टू बी हम्बल। एक गणित तो जरूर समझ आता है कि अगर सारे देश के लिए 3 काले कानून लेके आए, हाँ। उसको अपोज किया, जिस काम के लिए आज तक भारतीय जनता पार्टी और केंद्र पीछे नहीं हटा था, पीछे किसने हटाया? पंजाब ने हटाया, पंजाब के किसान ने हटाया। वो अश्वमेघ या घोड़ा जिसकी आप बात करते हैं, क्या चीज? अश्वमेघ घोड़े की बात करते हैं ना अरविंद केजरीवाल की, पंजाब में रोक दिया अगर था। अश्वमेघ घोड़ा तब रुक गया तो अभी पंजाब से ही रुकेगा। मेरी बात नोट श्योर है आप? 100%। अच्छा ठीक है, लास्ट में चलते चलते अमन अरोड़ा क्या कहना चाहेंगे अपने पंजाब के वोटर से, न्यूज़ 24 के दर्शकों से? पंजाब के वोटों से मुख्यमंत्री भगवंत मान होंगे ना, इफ यूल बी रिपीटिंग द गवर्नमेंट? डेफिनेटली जी, डेफिनेटली भगवंत मान होंगे। उसमें उस तो अरविंद जी भी कह चुके, मान साहब भी कह चुके, उसमें मैं तो उनका सिपाही हूँ, डेफिनेटली वही होंगे। अच्छा, लास्ट मैसेज आपका? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा पंजाब के लोगों की, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ आम आदमी पार्टी ने, भगवंत मान सरकार ने सेवा की है पंजाब की, और एक मौका और मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहें कि हमने 5 गारंटियां दे के हमने सारा कुछ कर दिया ना, अभी देयर आर स्टिल माइल्स टू गो। नशा भी बाकी है ना अभी? डेफिनेटली बहुत कुछ बाकी है। 18 करोड़ रुपए हर महीने युवा फूंक दे रहा है नशे में। वो चिट्टा अभी भी खुलेआम बिक रहा है, जो अकाली दल के बारे में आप बता रहे हैं। बहुत कुछ बाकी है अभी। ठीक। मैं ये कब कह रहा हूँ कि हमने सारा कुछ कर वेरी दिया। थैंकफुल कि आप इसको स्वीकार कर रहे हैं। डेफिनेटली वो जो चीज, देखिए ऐसा है कि मैम 4 लोगों का घर होए ना जी, आपका या मेरा घर, 100% काम तो आप उसके भी नहीं कर सकते। 3 करोड़ के लोगों की स्टेट के आप अगर काम कहो कि हमने 100% सारा कुछ कर दिया और कोई काम बाकी ही नहीं बचा, सो दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एक और टर्म चाहिए। हाँ जी, एक और टर्म चाहिए। एक और टर्म चाहिए, ईमानदारी के साथ चाहिए, पूरी कमिटमेंट के साथ। अगले 5 सालों में भी पंजाब को, चाहे वो नशों की बात आपने की, चाहे फाइनेंशियल फिजिकल हेल्थ की बात की, अगले 5 साल और चाहिए उस सारे को ट्रैक पे चढ़ाने के लिए। ट्रैक पे चढ़ाने के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो हालात पिछली सरकारें हमारे ऊपर छोड़ गई हैं। तो इस करके लोगों से यही कहूंगा कि इससे पहले आपने अकाली दल भाजपा को भी देख लिया, इससे पहले कांग्रेस को भी देख लिया, लंबा समय देख लिया, और आम आदमी पार्टी को एक टेन्योर की, एक टर्म की और जरूरत है, ताकि पंजाब को मुड़ दोबारा नंबर 1 स्टेट और रंगला पंजाब बना सके। हाँ जी, अरविंद केजरीवाल मुझे याद आ रहे हैं कि यमुना को साफ करने के लिए एक और टर्म की जरूरत है। खैर, वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी थैंकफुल अमन, आपने यहाँ सारे सवालों का और बेइंतहा खूबसूरती से आपने जवाब दिया। किसी सवाल पर आप चिढ़े नहीं, आपकी तासीर गर्म नहीं हुई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपके सवाल बड़े सॉफ्ट थे जी। थैंक यू। गरम सवाल आए नहीं, तीखे सवाल आए नहीं, मेरे को मजा नहीं है। भाई, तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सवाल पूछ लिया Thank you so आपने much. मुझसे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। स्टे ट्यून्ड विद न्यूज़ 24।